डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल के मगराहट डायमंड हार्बर सीट के 15 बूथों पर हुई रिपोलिंग के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प। डायमंड हार्बर के फालता में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। काउंटिंग से पहले ममता सुवेंदु ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकता, यह चुनाव आयोग का अधिकार है, उन पर भरोसा करें। झारखंड में जनगणना 2027 महाअभियान की हुई शुरुआत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वगणना की। घर घर डेटा संग्रह की प्रक्रिया चली। जबलपुर में बरगी डैम में क्रूज हादसे के बाद सीएम मोहन यादव ने किया घटनास्थल का दौरा। सीएम ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने की 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। वहीं कांग्रेस ने दुर्घटना को सरकारी लापरवाही का बताया परिणाम। क्रूज में सवार लोगों के पास नहीं थी लाइफ जैकेट। पश्चिम एशिया में फिर से मंडराए युद्ध के बादल। ईरान पर फिर से हमला कर सकता है अमेरिका। ट्रंप ने जंग रोकने का ईरानी ऑफर ठुकराया। ट्रंप ने दी चेतावनी, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान बोला, अमेरिका धमकी देना बंद करे तो बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, जहां पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है। 2 चरणों की वोटिंग के बाद पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो इस बीच आज पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने साउथ परगना जिले की मगराहट वेस्ट और डायमंड हार्बर, इन दोनों सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया था, जहां मगराहट वेस्ट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग बूथों पर वोट डाले गए। दरअसल चुनाव आयोग को 77 पोलिंग सेंटर्स पर रीपोल कराने की रिक्वेस्ट मिली थी। आरोप था कि कुछ बूथों पर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई और कुछ जगह ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की। इससे पहले मतगणना से पहले दक्षिण 24 परगना के फालता में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ और आईएफ के कर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा बख्तरबंद वाहन भी तैनात किया गया। इसी बीच फालता के लोगों ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने डरा धमका रहे हैं। दक्षिण 24 परगना में रिपोलिंग के दौरान भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प की खबर है, जिसके पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामला शांत कराया। शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बार पुष्पल वायलेंस हुआ 2021 में, इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोकझोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है, आम जनता को नुकसान पहुंचाता है। आज इलेक्शन कमीशन से हम लोग ने ये कहा कि सीसीटीवी जो फुटेज या सीसीटीवी के जो विजुअल्स दिख रहे हैं ये आ रहे स्ट्रांग रूम से, लेकिन बहुत सारे केंद्र में जो जहां जिसके बक्से या स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं वहां पे कैमरा नहीं चल रही है, अस्पष्ट है, दिख नहीं रही है, बंद हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो हम लोग ने कहा कि इससे तो हम लोग देख नहीं पा रहे। तो अगर देख नहीं पाएंगे तो कुछ अनहोनी हो जाए तो हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे हम लोग कल रात शाम को ही देखे थे कलकत्ता के खुदीराम मनुष्यलिनी में, वो तो कैमरा में ही दिखा कि कुछ लोग अंदर हैं। ये लोग अंदर क्यों हैं, उसके बाद ही तो इतने सवाल खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, यह चुनाव आयोग का अधिकार है कि उन पर भरोसा करें। टीएमसी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें चुनाव आयोग से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। टीएमसी ने इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट में अपील की थी।
हाईकोर्ट ने आपत्ति खारिज करते हुए कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकारी क्षेत्र में आती है, इसमें कोई अवैधता नहीं है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 फेज में चुनाव हुए हैं। रिजल्ट 4 मई को आएगा। चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके अनुसार मतगणना की हर टेबल पर सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम एक कर्मचारी केंद्र सरकार या पब्लिक सेक्टर का होना अनिवार्य है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी बीजेपी के प्रभाव में काम कर सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाए। टीएमसी ने यह शिकायत चुनाव आयोग से की थी। झारखंड में जनगणना 2026 के महाअभियान की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजधानी के लोक भवन में राज्य की स्वगणना प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने स्वयं अपनी व्यक्तिगत और आवासीय जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में स्वगणना की प्रक्रिया पूरी कर अभियान में भागीदारी की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने आंकड़ों की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी राज्य या राष्ट्र की तरक्की केवल हवाई दावों से नहीं, बल्कि ठोस और सटीक आंकड़ों के आधार पर तय होती है। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल व्यक्तियों की गिनती नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक डेटाबेस है जो परिवारों की संरचना, जीवन स्तर, आर्थिक स्थिति और समाज के वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है। राज्यपाल ने कहा कि इन आंकड़ों के आधार पर सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसी योजनाओं का खाका तैयार करती हैं। जनगणना समाज के हर वर्ग की वास्तविक स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे नीति निर्माण में सटीकता आती है। केंद्र द्वारा महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता को रेखांकित करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रमा खलको ने भाजपा पर भ्रम फैलाकर चुनाव जीतने का इसे एक षड्यंत्र करार दिया। तो वहीं उन्होंने रांची स्थित कांग्रेस भवन पहुंची हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से खास बातचीत करते हुए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने असम और बंगाल चुनाव के दौरान महागठबंधन के सत्ता दलों में तकरार पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लोकसभा के विशेष सत्र में 2 दिवसीय विशेष सत्र में जो महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरीके से आवाज उठी थी उसे विपक्ष ने दबाया और विपक्ष पर ये आरोप लगाया गया केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो एनडीए गठबंधन है ये आरोप लगाते नजर आए कि विपक्ष जो है महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है, महिला विरोधी है विपक्ष। ऐसे में इस कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच इस वक्त झारखंड प्रदेश कांग्रेस की महिला अध्यक्ष श्रीमती रमा खलको जी है। सबसे पहले एपीएन में उनका हम स्वागत करेंगे और ये जानेंगे जो ये आरोप है विपक्ष पर कि महिला विरोधी है कांग्रेस, इस पर वो क्या कहती है, भाजपा को कैसे वो जवाब देना चाहिए। हाल ही में जिस तरीके से लगातार जन आक्रोश देखने को मिला, महिलाओं का आक्रोश देखने को मिला, खासकर भाजपा महिला मोर्चा। देखिए 2 दिन के जो विशेष सत्र 16 और 17 को संसद में चलाया गया और वो जो बिल लाया गया और उस बिल में 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन वो बिल गिर गया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये देश में एक नैरेटिव फैला रही है और भ्रम और झूठ का जो फैलाने का काम कर रही है कि कांग्रेस या फिर विपक्ष जो है वो लोग महिला नारी बंधन बिल जो है उसको उन्होंने खारिज किया या फिर उसमें साथ नहीं दिए। मैं बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक बिल था सर्वसम्मति से सदन में पास किया गया था। उससे पहले अगर आप देखेंगे कि 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल लाया गया था, लेकिन उसके बाद वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। फिर वो 2023 के सितंबर में आया गया और सर्वसम्मति से इसको पास किया गया। अब ये जो 2026 में आप ला रहे हैं उसमें स्पष्ट था, क्योंकि वो कानून बन चुका, अब उसमें स्पष्ट था कि आप जनगणना कराएंगे, जनगणना कराने के बाद आप परिसीमन पे आप आएंगे, उसके बाद 2029 के बाद आपने महिला आरक्षण देने की आपने बात कही थी। तो फिर ये 3 जो साल के बाद अचानक आप विशेष सत्र बुला करके आप इस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, इससे चलिए बाहर की आपने बात की, राज्य की बात बोल रही है कि गठबंधन मजबूत है, राज्य की ही बात कर लेते हैं। प्रशासनिक विभाग पर लगातार कांग्रेस के विधायक नेता आवाज उठाते हैं। अभी हाल की जब ये क्षेत्रीय भाषा विवाद उठा, इस पर चर्चा हुई कि
राजधानी रायपुर में कांग्रेस के प्रभारी सचिव पायलट ने राजीव भवन में 3 महत्वपूर्ण बैठकें ली। इन बैठकों में संगठन और महिला आरक्षण को लेकर रणनीति बनाई गई है। रायपुर में आयोजित बैठकों में विधायकों, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ चर्चा की गई। सचिन पायलट ने क्षेत्रीय मुद्दों और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में महिला आरक्षण को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने वार्ड, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी संगठन मजबूत करने और भाजपा के खिलाफ अभियान तेज करने पर जोर दिया। कांग्रेस ने कहा कि महिला आरक्षण पर जनता तक सच्चाई पहुंचाने के लिए जल्द व्यापक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते डूब गया। अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। 24 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 40 से 45 पर्यटन सवार थे। हादसा किनारे से लगभग 300 मीटर दूर हुआ। जबलपुर के बरगीबाद में हुए क्रूज हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह समेत कुछ अन्य जनप्रतिनिधि व प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बरगी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी लापरवाही के चलते यह दुर्घटना हुई है, जिम्मेदारी तय हो, आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। उन्होंने कहा कि सरकार अपने अधिकारियों को बचाना चाहती है या जो केरल से दिल्ली से पर्यटन आए हैं उन्हें बचाना चाहती है। सरकार देर से जागती है। क्या 24 घंटे में से मृतक परिवारों को न्याय मिलेगा? सरकार बताए। गौरतलब है कि जबलपुर जिले में स्थित बरगीबाद में गुरुवार शाम तेज आंधी के बीच पर्यटकों से भरा एक क्रूज खमरिया टापू के पास असंतुलित होकर डूब गया और इस क्रूज में कुल 31 लोग, 2 स्टाफ और 29 पर्यटन सवार थे, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। घटना के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। खराब मौसम और अंधेरे के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें सामने आई। रात करीब 9 बजे एक युवक के क्रूज में फंसे होने की सूचना पर सेना की मदद ली गई, जिसके बाद 10:30 बजे सेना की टीम मौके पर पहुंची और अभियान तेज किया गया। गुरुवार सुबह फिर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। के अंदर जो कल मौसमी चक्रवात के कारण से दुर्घटना घटी है, कल ही हमने हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एसीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए हैं, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है और जांच का हम इंतज़ार भी करेंगे, लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन बहुत दुखी भी है। अब खबर झांसी से है, जहां सत्ता के करीब माने जाने वाले भाजपा नेता आशीष उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि आशीष उपाध्याय ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा कारोबार में करीब 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित आवास से हुई इस गिरफ्तारी ने जिले की राजनीति में भूचाल ला दिया है। झांसी के नवाबाद और चिरगांव थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने भाजपा नेता आशीष उपाध्याय को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आईपीएल के दौरान चल रहे ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क में उनका नाम सामने आया था, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए के लेन देन की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आशीष उपाध्याय पिछले कई वर्षों से राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए अलग अलग खेमों में सक्रिय रहे हैं। धनबल और प्रभाव के चलते वह अक्सर बड़े मंचों पर नजर आते थे और खुद को प्रभावशाली नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते थे। हाल ही में कार्यक्रम के दौरान उनके बयान भी चर्चा में आए थे, जहां उन्होंने मीडिया को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इधर आईपीएल सीजन के दौरान जिले में सट्टा कारोबार तेजी से बढ़ा है, जिससे कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं।
सदर विधायक रवि शर्मा द्वारा पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इसी जांच के दौरान आशीष उपाध्याय का नाम सामने आया, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और आगे की और भी खुलासे होने की संभावना है। आप सभी को अवगत कराना है कि आप लोगों को विदित है कि हाल ही में कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक बड़ा सिंडिकेट जो सट्टा संचालन कर रहे थे, उनके 3 सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जिसमें करीब 100 करोड़ से अधिक लेन देन की विषय भी सामने आया था। इसी सिंडिकेट के एक बहुत ही अहम सदस्य आशीष उपाध्याय को आज दिनांक 1/5/2026 को झांसी पुलिस द्वारा अरेस्ट की गई है और बाकी अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पुणे के भोर तालुका में चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने घर के सामने खेल रही मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने बच्ची के शव को गोबर के ढेर के नीचे छिपा दिया। दोपहर के समय जब बच्ची दिखाई नहीं दी तो उसकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान बच्ची का शव तबेले में मृत अवस्था में मिला। इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर आरोपी बच्ची को तबेले की ओर ले जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। स्थानीय जानकारी के अनुसार यह बच्ची अपनी नानी के घर छुट्टियां बिताने आई थी। जानकारी के मुताबिक और यौन उत्पीड़न के बाद पत्थर से वार कर बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। भोर तालुका के नसरापुर गांव में हुई इस मासूम की हत्या और अत्याचार की घटना के विरोध में नसरापुर गांव पूरी तरह बंद है। नसरापुर व्यापारी एसोसिएशन और समस्त ग्रामवासियों ने आज बंद का आह्वान किया है, जिसे दुकानदारों का भारी समर्थन मिल रहा है। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात 3 नकाबपोश बदमाशों ने रास्ते में कार को निशाना बनाते हुए गोलियां बरसाकर 21 वर्षीय दूल्हे आजाद बिंद की हत्या कर दी। दूल्हे की कार को चारों तरफ से घेरकर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। परिजन घायल दूल्हे को लेकर अस्पताल खेता सराय पहुंचे। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने आजाद को मृत घोषित कर दिया। उधर वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। खेता सराय थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस रंजिश समेत कई बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह देर रात तक स्वजन से पूछताछ करते रहे। मृतक के चचेरे भाई रितेश ने बताया कि घटना से पहले उसके मोबाइल फोन पर प्रदीप नाम के एक अजनबी का फोन आया था। उसने धमकी दी थी कि बारात लेकर आओगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। आजाद के पिता राम लखन बिंद ने आरोप लगाया कि हत्या पूर्व में चल रहे विवाद का नतीजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि करीब 3 साल पहले जपटापुर के भोले राज पर अशोक यादव समेत 30 लोगों ने बेटे और उन पर जानलेवा हमला किया था। तब तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परिजनों का कहना है कि इस तरह की धमकियां पहले भी मिली थी, पर परिवार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी ओर जांच में जुटी टीमों को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे शक की सुई परिचितों की ओर घूम रही है। घटना के तुरंत बाद कई संदिग्धों के मोबाइल फोन बंद का हो जाना पुलिस के लिए अहम माना जा रहा है। अब उनकी कॉल डिटेल, लोकेशन और संपर्कों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। मेरे बड़े भाई थे दुल्हा, बड़ाऊ से जाकर बड़ाऊ से निकली थी, बीबीपुर जा रही थी। 1 से 2 घंटे हुए हैं। अच्छा, देर सायं थाना खेता सराय क्षेत्र में एक बारात में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो यह जानकारी हुई कि आज आज़ाद बिंद नाम के एक युवक की बारात थाना खेता सराय क्षेत्र में जा रही थी। जिस लड़की से इस युवक की शादी तय हुई थी, उस लड़की का एक रिश्तेदार प्रदीप बिंद इस शादी से नाराज चल रहा था, जिसकी वजह से आज उसने अपने एक साथी रवि यादव के साथ में मोटरसाइकिल से आके दूल्हे के ऊपर फायर कर दिया। हम लोग उसको पकड़े, तुरंत अभी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ रिपोर्ट कर दिए। बीबीपुर 8 बजे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बोर्ड परीक्षा में झारखंड टॉप
करने वाले छात्र सनी कुमार वर्मा को उनकी शानदार सफलता के सम्मानित करते हुए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कल रांची स्थित पार्टी कार्यालय में सनी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि पर आगे की पढ़ाई के लिए उक्त राशि प्रदान कर अपना वादा पूरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रांची के मधुकम निवासी ब्रजेश कुमार वर्मा के सुपुत्र सनी कुमार वर्मा ने सेंट ओलोसिस हाई स्कूल रांची से मैट्रिक परीक्षा में 498 अंक प्राप्त कर पूरे झारखंड में प्रथम स्थान हासिल कर क्षेत्र एवं राज्य का गौरव बढ़ाया है। बहरहाल उनकी यह अद्भुत सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा, प्रतिभा और युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का जो वातावरण बना है, उसी का परिणाम है कि आज साधारण परिवारों ने निकल कर भी बच्चे अपनी मेहनत और लगन से असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि समाज के मेधावी और परिश्रमी विद्यार्थियों को यदि समय पर सहयोग और प्रोत्साहन मिले तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज, राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं। महज 7 साल की उम्र में अपने जज्बे का बेहद अनोखा परिचय देते हुए जल डमरू मध्य तैरकर पार कर पूरे विश्व में इतिहास रचने वाले रांची के तैराक ईशांक सिंह ने इस नन्ही सी उम्र में अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति एवं जुनूनी हिम्मत का प्रदर्शन किया है। दरअसल श्रीलंका के तलाई मन्नार से तैरना शुरू कर ईशांत ने खराब मौसम के बावजूद गुरुवार को भारत के धनुषकोडी तक की 30 किलोमीटर लंबे पाक स्ट्रेट की कठिन दूरी केवल 9 घंटे 50 मिनट में पूरी की। इस तरह समुद्र की लहरों को पार कर नन्हे तैराक ने न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे भारत का परचम विश्व भर में लहराने का काम किया। बहरहाल रांची के ईशांत सिंह ने अपनी मेहनत के दम पर दुनिया के सबसे छोटे उम्र के तैराक बनने का खिताब जीत लिया है। जहां ईशांक सिंह के रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचते उनका स्वागत में परिजनों, खेल प्रेमियों और शहरवासियों ने ढोल नगाड़ों के गूंज के साथ उनका अभिनंदन किया, जिसे देखकर तैराकी के सुपर हीरो ईशांक ने हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया और कहा कि यह जीत रांची और पूरे देश की जीत है। ईशांक सिंह ने जल डमरू मध्य को पार करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो प्रतिदिन रांची के धुरवा डैम में 15 से 20 किलोमीटर तक कठिन अभ्यास किया करते हैं ताकि वे इस बड़े मुकाम के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से तैयार कर सकें। खुद का लक्ष्य है कि मैं इंडिया से श्रीलंका जाऊंगा और बैक टू बैक नॉन स्टॉप वापस आऊंगा। ये इसका दूसरा लक्ष्य है। उसके आगे फिर इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ कैरोलिना जो बोलते हैं वो है, 7 समुंदर है, तो बहुत चैलेंजेस है और करेगा ये ओलंपिक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रोकने के लिए ईरान का ऑफर फिर से ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा, बातचीत के लिए ईरान का नया ऑफर भी मुझे मंजूर नहीं है। ईरान की लीडरशिप उलझ गई है और बुरी तरह से बिखर गई है। वे समझौता करना चाहते हैं लेकिन आपस में सहमत नहीं हो पा रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा, हमारी सेना ने उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने वहां विरोध प्रदर्शन करने वाले 42,000 बेगुनाह और निहत्थे लोगों की हत्या की। एक उग्रवादी समूह है, लेकिन हमने उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया और उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। वहीं अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। रिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी है। वहीं ईरान का कहना है कि हॉर्मुज को तुरंत खोलना चाहिए। परमाणु मुद्दे पर बाद में बातचीत होगी। ट्रंप चाहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ हो। कह चुके हैं कि ईरान को बातचीत के लिए आने से पहले एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वे अमेरिका के साथ फिर से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें धमकी भरी भाषा बंद करनी होगी। I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all, I think, we can. Because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. We've taken apart. We've taken their Air Force is non-existent. It's gone. Their Navy, they had a very strong Navy. They had the strongest Navy by far in the Middle East, many times over. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।